इंटरनेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। तेज रफ्तार दौड़ती गाड़ियां, तेजी से बढ़ते सड़क हादसात, हर रोज जान गंवाते लोग। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर साल रोड एक्सीडेंट और उसमें जख्मी होने वालों और मरने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के मुताबिक साल 2022 में भारत में 4,61,312 सड़क हादसे दर्ज हुए और उनमें 4,43,366 लोग जख्मी, जबकि 1,68,491 अफराद की जान गई। ऐसे में ये जानना और समझना हम सब के लिए निहायत जरूरी है कि रोड एक्सीडेंट से मुताल्लिक हमारे मुल्क में क्या कवानीन हैं। सड़क हादसों में अक्सर मामले हिट एंड रन के सामने आते हैं। हिट एंड रन का मतलब है कि तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से किसी इंसान की जान या माल को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। गुज़िश्ता इंडियन पीनल कोड में भी रोड सेफ्टी से मुताल्लिक कवानीन मौजूद थे, लेकिन उसमें आसानी से जमानत मिलने और सजा कम होने की वजह से लोगों ने उसे संजीदगी से लेना बंद कर दिया था। लेकिन 1 जुलाई 2024 से मुल्क में नाफिज भारतीय न्याय संहिता में इसका तफसील से जिक्र किया गया है। BNS की दफा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। दफा 106 के तहत ड्राइवर की लापरवाही से किसी की मौत वाक़ होने पर 10 साल तक की सजा का इंतजाम किया गया है। लेकिन अगर एक्सीडेंट करने वाला जख्मी होने वाले शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाता है और वक्त पर इलाज मुहैया करवाकर पुलिस को बर वक्त हादसे की इत्तला देता है, तो ऐसे मामले में एक्सीडेंट करने वाले को कम सजा मिलेगी, जबकि भाग जाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। BNS की दफा 106 का सब सेक्शन 1 लापरवाही से गाड़ी चलाने पर नाफिज होता है, जिसके तहत अगर ड्राइवर मामले की इत्तला पुलिस को देता है तो उसे जुर्माने के साथ 5 साल तक की सजा हो सकती है। आज की पेशकश में रोड एक्सीडेंट से मुताल्लिक नए कवानीन पर माहिरीन के जरिए रोशनी डाली जाएगी। आदाब नाजरीन, हमारे मुल्क में रोड ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक कवानीन गुज़िश्ता इंडियन पीनल कोड में भी मौजूद थे, लेकिन उसमें सज़ाएं कम होने की वजह से लोग उसे लाइटली लिया करते थे, जिसकी वजह से मुल्क में रोड एक्सीडेंट की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था। रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की वजारत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2022 में मुल्क में 4,61,312 मामले रोड हादसों के दर्ज हुए, जिनमें 4,43,000 अफराद जख्मी हुए और 1,68,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सड़क हादसों में लोगों के मरने की एक अहम वजह यह भी होती है कि उनको वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे में भारतीय न्याय संहिता के नए ज़वाबित, नए कवानीन क्या कहते हैं और किस तरह इन नए कवानीन से रोड एक्सीडेंट पर काबू पाने में मदद मिलेगी, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट से एडवोकेट पारुल गुरुदेव साहिबा और हमारे दूसरे खास मेहमान हैं एडवोकेट राहुल सिन्हा। आप दोनों का आज की इस पेशकश में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप दोनों के अलावा हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले पारुल गुरुदेव जी से जानना चाहूँगा कि जब हमारे पास इंडियन पिनल कोड में इस तरह के कवानीन मौजूद थे, फिर भारतीय न्याय संहिता के ये नई दफ़ात किस तरह से अलग हैं और इनका मकसद क्या है? देखिए, हमारे पास भारतीय दंड संहिता था, जिसका उद्देश्य भी न्याय करना ही था, पर
कहीं ना कहीं लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, और स्पेशली जहां हिट एंड रन के मामले हो रहे थे वहां पे न्याय नहीं मिल रहा था, क्योंकि जैसा कि आपने बताया जिस तरह के आंकड़े बढ़ रहे थे और हिट एंड रन के मामले बढ़ते जा रहे थे, तो न्याय नहीं मिल रहा था लोगों को। और इसीलिए अब भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है, जिसका उद्देश्य न्याय करना है। सरकार न्याय दिलाना चाहती है लोगों को उनके दायित्वों के बारे में बताना चाहती है, जागरूक कराना चाहती है, और इसीलिए ये भारतीय न्याय संहिता में कुछ चेंजेस किए गए हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके का ये आज की डेट में हिट करके, रन करके और भाग जाना, एस्केप कर जाना, ये बहुत ही आम हो चुका था। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ज़रूरी था कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना ज़रूरी था। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना ज़रूरी था। और इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब आईपीसी के अंदर, राहुल जी, अगर हम पिछली दफ़ात की बात करते हैं, आईपीसी की बात करते हैं, तो 279, 337, 338, 304, इन तमाम के बावजूद किस तरह से अब भारतीय न्याय संहिता की हम बात करते हैं तो क्यों ज़रूरत पड़ी एक स्पेशलाइज्ड कैटेगरी बनाने की और सज़ाओं में तब्दीली की? देखिए, जो ज़रूरत पड़ी है उसका एहसास बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत टाइम से देखा जा रहा था ये जितने भी सज़ाएँ थी, 279 आईपीसी थी, 337, 338, ये सारा आपका ब्रिटिश टाइम से कॉलोनियल लॉ चल रहा था। लेकिन जिस तरह से पारुल मैडम ने बताया कि इजाफा हो रहा था जितने हिट एंड रन केसेस में, तो अभी सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम क्या किया है कि आए दिन जिस हिसाब से हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हमारा सड़कों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि जो भी गाड़ी चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाए उन मुद्दों पे, उन मामलों में जिनमें अधिकतर ट्रक ड्राइवर या रोडवेज़ वाले जो क्या करते हैं कि किसी को उन्होंने अगर गाड़ी से कोई चोटिल भी हो गया, घायल भी हो गया, तो उसको अस्पताल ले जाने की जगह, उसको इलाज मुहैया कराने की जगह उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो जो गवर्नमेंट ने जो चेंज लाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है भारतीय न्याय संहिता में कि जो पहले सिर्फ 2 साल की सज़ा थी, जिसमें बेलेबल ऑफेंस भी था, यानी कि अगर आप किसी को गाड़ी से टक्कर मार के अगर चले भी जाते हैं तो भी सिर्फ 2 साल की सज़ा, और आप सिंपल पुलिस थाने में जाके आप 1000-5000 रुपये का बॉन्ड देके आप घर जाके बैठ सकते हैं। तो वो जो एक क्रेडिबिलिटी थी, वो जो एक तरीका था जिससे उसको अवगत कराया जाए, जागरूक कराया जाए। अगर हम देखें कानून जहां हल्का नजर आ रहा था, वहां सरकार की एक कोशिश थी कि कानून सख्त होना चाहिए, लोगों के दिल में डर होना चाहिए। पारुल जी, यहाँ एक बात सामने आई कि लोगों से डर कर भाग जाना, कहीं उनको ना मार दिया जाए, क्या ऐसी भीड़ से बच करके भागना किसी इंसान का कानूनी हक नहीं है? और अगर ऐसी सिचुएशन में उसको भागना पड़े तो क्या वो कानूनी तौर पर मुजरिम होगा, या फिर वो मुजरिम होने से किस तरह से बच सकता है? भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जैसे मैंने बोला न्याय करना चाहती है, तो अगर आपसे किसी को हिट हुआ है, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, सपोज कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेके गलतफहमी ट्रक ड्राइवर्स को ज़्यादा थी कि अगर हमारे से हिट हो जाता है किसी को तो हमारे ऊपर ज़्यादा पनिशमेंट होगी और पेनल्टी भी ज़्यादा होगी। पर आप ये देखिए कि उनकी तरफ से भी देखिए तो उनका, अगर वो ट्रक से उतरते हैं किसी व्यक्ति को बचाने के लिए, जिससे गलती से भी हिट हो गया उसको बचाने के लिए, तो मॉब लिंचिंग का उनको बहुत ज़्यादा खतरा होता था कि लोग पकड़ के उनको वहाँ पे मारेंगे, इसीलिए वो क्या करते थे, भाग जाते थे। लेकिन अब बीएनएस में ये बनाया गया है कानून कि अगर आपसे हिट होता है और आप एज सून एज आफ्टर हिटिंग अगर आप मैजिस्ट्रेट को या पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हो कि आपसे ऐसा कुछ हुआ है, तो पनिशमेंट भी कम हो जाती है, और आप क्रिमिनल तो ऑब्वियसली रहोगे उस केस में भी, पर आपकी पनिशमेंट थोड़ी कम हो जाती है उस केस में। नहीं, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, अगर वो शख्स वहाँ से भाग जाता है और उसको अपनी जान का खतरा है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए उस वक्त क्या ज़रूरी है? वहाँ उसके लिए अपनी जान बचाना ज़रूरी था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया है, कहीं वो भगोड़ा होने की वजह से ज़्यादा सज़ा का हकदार ना हो, उसको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, ये सिचुएशन तो कहीं ना कहीं बीएनएस में कंफ्यूजन ज़रूर है इसी चीज़ को लेके कि अगर वो भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि अपने को बचाना भी एक ज़रूरी राइट है सबका, बट इस केस में आपने पहले एक क्राइम कमिट किया है, उसके बाद आप खुद को बचाना चाहते हैं, तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा है कानून में कि आप क्राइम करने के बाद खुद को बचाओगे। पहले आपने अगर क्राइम नहीं किया होता, खुद को बचाते, वो अलग चीज़ है, बट क्राइम तो हुआ है ना आपसे। तो राहुल जी, क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर वो किसी नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर बता सकता है कि मुझसे इस तरह से एक एक्सीडेंट हो गया और मैं अपनी जान बचाने की वजह से वहाँ से भागा हूँ? जी बिल्कुल, जो ये आपने सवाल किया है, ये सवाल के चक्कर में ही जो एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट भी हुआ था ट्रक ड्राइवर्स का, वो इसीलिए हुआ था। द कन्फ्यूजन इज दिस कि सपोज मैंने उड़ा दिया जनाब किसी को, अब उसके बाद वहाँ पे माहौल ऐसा बन जाता है कि ट्रक ड्राइवर अपनी जान नहीं बचा सकता। अगर ट्रक ड्राइवर चाहे भी कि किसी को अस्पताल ले जाना चाहता है तो वो नहीं ले जा सकता।
तो इस पे सरकार की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन आया था, मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया था। वो ये था कि 106 सब क्लॉज 2 जो है आपका भारतीय न्याय संहिता का, वो ये नहीं कहता कि एट दैट वेरी मोमेंट आप फटाफट पुलिस को कॉल करेंगे या फटाफट उसको करेंगे। अगर आपको मॉब लिंचिंग का खतरा है तो इसका न्याय संगत तरीका ये है, आप वहाँ से निकल के जो भी स्थानीय पुलिस थाना हो या फिर आजकल हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है, तुरंत ही आप पुलिस को इत्तला करें कि ऐसे ऐसे ये हादसा हो गया है, मैं इलाज मुहैया कराना चाहता था लेकिन वहाँ पे हालात ऐसे थे कि मैं इलाज मुहैया नहीं करा पाया। पारुल जी, क्या यही तरीका सबसे बेहतर होगा ऐसी सिचुएशन बिल्कुल में? बिल्कुल, इसमें यही लिखा है बीएनएस में कि जैसे ही एज सून एज आफ्टर यू कमिट दिस क्राइम, अगर हिट एंड रन होता है एज सून एज आफ्टर, तो सून आफ्टर का मतलब ये होता है कि तुरंत ही नहीं, बट यू हैव 24 आवर्स, रीजनेबल 24 आवर्स होते हैं कि आप उसमें इन्फॉर्म करें मैजिस्ट्रेट को या पुलिस को, दोनों को ही इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपसे ऐसा कोई क्राइम हुआ है। और जैसा कि राहुल जी ने बताया कि फ़ोन तो आज की डेट में सबके पास ही है, आप फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपसे ऐसा क्राइम कमिट हुआ है और ऐसा हिट एंड रन हुआ है और आप बचाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इससे आपकी पनिशमेंट कम हो जाएगी। अगर आप Punishment कम हो एस्केप कर जाते हो तो 10 साल की सज़ा है, एस्केप नहीं करते हो तो कम सज़ा होती है आपकी। दोनों पहलू इसके अंदर देखा जाए तो हैं कि आपकी सज़ा भी कम हो सकती है और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके बचने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं और उसको समय पर इलाज मिल सकता है। राहुल जी, आपने जिक्र किया 106 का, मैं चाहूँगा इस पर ही आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता सकें कि ये 106 धारा क्या कहती है, ये दफ़ा एक्सीडेंट के ताल्लुक से। 106 में बेसिकली 2 सब क्लॉज हैं जो कि मेन है, दैट इज 106 सब क्लॉज 1 जो ये कहता है कि अगर ऐसे हादसे में कोई रैश और नेग्लिजेंट एक्ट से अगर कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो आपकी जो सज़ा तय करी गई है वो 5 साल करी गई है। लेकिन सब क्लॉज 1 में जो एक महत्वपूर्ण बात और महत्वपूर्ण टिप्पणी है वो ये है कि 106 सब क्लॉज 1 आपका बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको इसमें जेल के अंदर नहीं डाला जाएगा। आप अगर इत्तला कर देते हैं कोई रैश एंड नेग्लिजेंट करके, जैसे हिट एंड रन का हम अभी चर्चा कर रहे हैं, हिट एंड रन करने के बाद अगर आपने पुलिस को बता दिया तो आपको वहाँ पे थाने से ही जमानत दे दी जाएगी आपका पर्टिकुलर बॉन्ड लेके। लेकिन जो 106 सब क्लॉज 2 है वो थोड़ा सा आपका जो गंभीर पनिशमेंट है उसके बारे में बात करता है। वो ये कहता है कि अगर आपने किसी के साथ हिट एंड रन का केस हुआ और ड्राइवर ने जो नेसेसरी प्रिकॉशन नहीं लिए, इलाज मुहैया नहीं कराया, पुलिस या मजिस्ट्रेट को इत्तला नहीं करा, तो उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है, उस केस में ये आपका जो बेलेबल ऑफेंस था वो नॉन बेलेबल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी सज़ा 10 साल हो जाती है। जो पुराना आपका भारतीय दंड संहिता था, आईपीसी था, उसमें ये जो सज़ा थी ये सिर्फ 2 साल थी, उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं था, आप हिट एंड रन करके भाग जाइए या आप हिट एंड रन करके इलाज मुहैया कराइए, सज़ा सेम थी, ऑफेंस बेलेबल था। इससे क्या होता था, जो इस तरीके के कुछ असामाजिक तत्व होते हैं हमारे बीच, जो इस तरीके का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि लॉ में कैसे लूप होल ढूंढ के कोई क्राइम को अंजाम दिया जाए, सो वो मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो सरकार ने बीएनएस ला के 106 में जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लाए हैं उसको भी टैकल करा है। 106 क्लॉज 1 आपने इसके बारे में बताया, क्या ये कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल है? इसके बारे में चाहूँगा कि इसके ऊपर रोशनी डालें। ये कॉग्निजेबल है बट बेलेबल है, और 106 सब क्लॉज 2 जो है वो आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बेहतर है। अब इसी में अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, पारुल जी, अगर आपसे एक्सीडेंट हुआ, आपने उसको इलाज मुहैया कराने की कोशिश भी की लेकिन उसकी डेथ हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या कहती भारतीय न्याय संहिता? ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि राहुल जी ने बोला, आपको 106 सब क्लॉज 1 में आपको पनिशमेंट सज़ा कम हो जाएगी, क्योंकि आपने इन्फॉर्म तो किया ही है पुलिस को। और मेन यहाँ पे वही है कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है और आपने उसको मेडिकल एड प्रोवाइड कराई है, तो देन इन दैट केस आपकी सज़ा कम हो जाएगी। और यहाँ सज़ा के अलावा एक और प्रावधान की हम बात करेंगे, उसके मुआवजे की। राहुल जी, क्या भारतीय न्याय संहिता में कहीं कोई मुआवजे का भी इंतजाम है विक्टिम के लिए? बिल्कुल है, मुआवजे का पहले भी था, आईपीसी में भी था और भारतीय न्याय संहिता में भी है। लेकिन अगर हम मोटर, ये जो हिट एंड रन के केसेस होते हैं ये आपके साथ ही साथ गवर्न होते हैं मोटर व्हीकल एक्ट से जी। सो जो कॉम्पनसेशन का जितना भी प्रावधान है वो आपका प्राइमरली मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होगा, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के सेटल्ड जजमेंट्स हैं। पूरी एक गाइडलाइंस हैं कि व्यक्ति की उम्र क्या है, व्यक्ति क्या किस व्यवसाय में था, घर में कितने लोग हैं, कितने लोग की जिम्मेदारी उस पर थी, अकॉर्डिंगली उसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में आप क्लेम डाल के आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। वो कॉम्पनसेशन जो है वो कहाँ से दिया जाएगा, इस पर भी मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें कि उसको वो मुआवजे की रकम कहाँ से, क्या सरकार उसको देगी या जो हमारी अदालतों के अंदर एक बाकायदा एक निज़ाम है ऐसे इस तरह के फ़ंड का, वहाँ से उसको मिलेगा? इस पर मैं चाहूँगा। जो अदालतों में एक खासा ट्राइब्यूनल बनाई गई है सिर्फ मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स को डील करने के लिए,
सो वहाँ से ये आपको दिया जाएगा। इसमें भी मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दर्शकों को, पहले क्या होता था कि मुआवजे की रकम आने में ही 10 साल लग जाते थे, लेकिन हाल ही में जो इस सरकार ने अमेंडमेंट्स लाए हैं, स्पेशली 2019 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स एक्ट जो है वो आपका अमेंड किया गया है, जिसके तहत अभी बहुत ही कम समय में एक ऑलरेडी निर्धारित राशि जो है इंश्योरेंस कंपनी को निस्तारण करने का आदेश दिया जाता है इनिशियल स्टेज पे कोर्ट के द्वारा। इनिशियल स्टेज पर उसमें किया जा सकता है। यहाँ एक चीज़ और भी थी जिसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहा लोगों को कि जुर्माना अगर हम डालते हैं उस शख्स पर जिससे एक्सीडेंट हो गया है, वो जुर्माने की रकम नहीं दे सकता। ऐसे हालात में क्या उसकी सज़ा बढ़ाई जाएगी, उस जुर्माने को किस तरह से पूरा किया जाएगा? पारुल जी से जानना चाहूँगा कि पारुल जी, वो ड्राइवर है, अगर वो इतने ही रकम का जुर्माना अदा नहीं कर सकता तो फिर क्या किया जाएगा? इस केस में ऑब्वियसली जेल होगी पहले तो, और जेल में पहले जज ये देखेगा मैजिस्ट्रेट की उसकी कैपेसिटी है या नहीं कॉम्पनसेशन देने की। इसके अलावा एक और है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एस राजशेखरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर वो कॉम्पनसेशन नहीं दे सकता है तो पुलिस ऑफिसर या जो प्रोसिक्यूशन है वो गवर्नमेंट को दैट इज उस विक्टिम को इन्फॉर्म करेगा कि आपके पास कॉम्पनसेशन लेने का आपके पास राइट है, तो वो कॉम्पनसेशन वहाँ से भी ले सकता है। जैसे कि राहुल जी ने बोला, कोर्ट के थ्रू भी आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है। और अगर वो ट्रक ड्राइवर है या लोअर कैटेगरी का व्यक्ति है जो नहीं दे सकता कॉम्पनसेशन, तो सज़ा भी बढ़ेगी और वो कॉम्पनसेशन उसका कम हो जाएगा देने के लिए। सज़ा भी बढ़ेगी, कंपनसेशन कम हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि गाड़ी किसी की और ड्राइवर कोई और। ऐसे हालात में राहुल जी, गाड़ी का जो मालिक है उसको भी डर लगता है कि मेरा क्या होगा, मैं कहीं फंस तो नहीं जाऊँगा। कानून क्या कहता है, वो जो मालिक है गाड़ी का, अगर उसके ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट होता है तो क्या मालिक भी उसमें कहीं कुछ जिम्मेदार है? देखिए, गाड़ी के अगर ड्राइवर ने एक्सीडेंट कराया और मालिक उस गाड़ी में मौजूद नहीं था, सो क्योंकि ये जो क्रिमिनल लॉ है ये पर्सन स्पेसिफिक होता है, इसमें जो व्यक्तिगत रूप से क्राइम करता है उसी के जिम्मेदारी ठहराई जाती है। सो उस केस में खाली ड्राइवर जो होगा वो आपका ये सज़ा का हकदार होगा। लेकिन अगर मालिक नहीं बैठा हुआ, अगर मालिक बैठा है गाड़ी में और ड्राइवर से ये हो जाता है, सो उस केस में मालिक भी जो है जिम्मेदार होगा, वो पूरी उसकी जिम्मेदारी तय करी जाएगी। यानी मालिक सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही अगर फंसता है तो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक्सीडेंट जी पारुल जी कुछ कहना एक और चीज़ है, आज की डेट में आप देखा होगा जो ट्रक की हालत है या बसेस की, जो रोड ट्रांसपोर्ट बसेस की हालत है, या जो पर्सनली जो जिन्होंने बस ले रखी है उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है और वो उसके बाद भी वो गाड़ियों को चलाते रहते हैं, तो इस केस में भी जो ओनर है गाड़ी का उसकी लायबिलिटी बनेगी। दैट मीन्स अगर गाड़ी की कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको पता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन खराब है, फिर भी आप उसको रन करवा रहे हो पब्लिक रोड पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बना के, तो इस केस में ओनर की भी जिम्मेदारी बनेगी। ऑनर की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है, तो ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल बच जाएंगे। अगर आपने कहीं गलती की तो आप भी ऑनर होते हुए भी आप फंस सकते हैं, भला से आपने वो एक्सीडेंट किया हो या नहीं। लेकिन कुछ और भी ऐसी बारीकियां होती हैं जिनको जानना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा जो एक एक्सीडेंट जिससे हो जाता है उसको एक डर जो सताता है कि कहीं लोग उसको पीट कर मार ना दें या उसको ज़ख्मी ना कर दें। ऐसे हालात को डील करने के लिए, काबू में करने के लिए एक अच्छा प्रावधान है मॉब लिंचिंग का। इससे मुताल्लिक जो कवानीन हैं उनको समझना और जानना भी इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि अगर किसी एक्सीडेंट के बाद कुछ लोग किसी को मारने की तरफ या उसको पीटने की तरफ बढ़ते हैं तो उनको भी कानून से आगाह होना ज़रूरी है। राहुल जी से चाहूँगा कि मॉब लिंचिंग के बारे में भी थोड़ा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर ऐसे हालात में कुछ होता है तो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं और अगर ऐसा लोग करते हैं तो उनके लिए क्या सज़ा है। देखिए नोमन, मॉब लिंचिंग जो है ये हमेशा से ही क्राइम है, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है कि आपने सड़क पे किसी से कोई, सबसे बड़ी बात है जो हिट एंड रन का केस है, इसका जो भारतीय न्याय संहिता में भी डेफिनेशन है, इट इज़ अ रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। नेग्लिजेंट मतलब मैंने जानबूझ के नहीं करा, मेरे से हो गया। सो ऐसे केस में जब मॉब लिंचिंग वाला सवाल उठता है तो बिल्कुल ये न्याय संगत नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को घेर के उसके साथ मॉब लिंचिंग करें, मारपीट करें, हाथापाई करें, कुछ भी करें। इसके लिए भी कानून में कई सारे प्रावधान है। ऐसे में जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है या फिर एक कंप्लेंट करी जाती है ड्राइवर द्वारा या फिर इवन विक्टिम की फैमिली के द्वारा, सो पुलिस वहाँ पे उसको कॉग्निजेंस लेती है और जितने भी लोग इस मॉब लिंचिंग का पार्ट हैं उन सबको धारा 323 आपके पुरानी भारतीय दंड संहिता में थी, अभी भारतीय न्याय संहिता में भी आपकी सिमिलर धाराएं हैं जिसके अंदर उनके अगेंस्ट मामला दर्ज करके एफआईआर दर्ज करी जाती है। पारुल जी, क्या अगर हम इसको रोड एक्सीडेंट से जोड़ करके देखते हैं तो क्या मॉब लिंचिंग का हमारा जो कानून है वो ड्राइवर्स को और गाड़ी चलाने वालों को प्रोटेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं?
थोड़ा प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे बताया कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, दैट मीन्स ठीक है आप रैशली चला रहे थे बट आपकी गलती नहीं है, जानबूझ के आपने वो एक्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं सेफगार्ड होना भी ज़रूरी है। और इसीलिए ये प्रोविज़न बनाया गया है कि आप तुरंत जो है मौके पे आप कॉल कर दीजिए पुलिस को, सो दैट आप वो मॉब लिंचिंग से बच जाएं। और इसीलिए जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो भाग जाता है अगर, तो वो एक क्राइम होगा, वो इसीलिए वो किया गया है कि आप तुरंत कॉल करिए पुलिस को, सो दैट पुलिस मौके पे पहुंचे और आपको भी बचा सके, सेफगार्ड कर सके, उससे सेफगार्ड आपको किया जा सके किसी तरीके से। यहाँ कुछ ऐसी बारीकियां हैं जिनको और जानने की समझने की कोशिश करेंगे। राहुल जी से मैं समझना चाहूँगा, अगर हम पुरानी धाराओं को और BNS की धाराओं को कंपेयर करते हैं तो आप उसको किस तरह से समझा पाएंगे सज़ा के एतबार से, और अगर जेल की बात की जाती है तो जेल के एतबार से भी, और हमारी दफ़ात के जो नंबर्स हैं उनके एतबार से भी मैं चाहूँगा कि आप दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हुए समझाएं, इंडियन पिनल कोड की दफ़ात और भारतीय न्याय संहिता की। दफ़ाएँ लगभग सारी हैं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में जो सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण चीज़ करी गई वो ये करी गई है कि आज का जो हमारा देश है, आज के जिस तरीके के लोग हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जी रहे हैं, सड़क पे निकल रहे हैं, उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेते हुए ये नया एक्ट बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता। तो इसमें जैसे आपकी IPC की पहले धारा थी 279, जिसमें आपका रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था, उसको भारतीय न्याय संहिता में 281 कर दिया गया है। 337 IPC की थी, वो भी आपकी भारतीय न्याय संहिता में मौजूद है धारा 125 के रूप में। ऐसे ही 304B जो आपकी IPC की थी, जिसमें ये था कि रैश एंड नेग्लिजेंट के एक्ट में अगर डेथ हो जाती है, दैट इज़ डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस, उसको भी धारा 106 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में लाया गया है। और यहाँ एक सेक्शन की ओर मैं बात करना चाहूँगा। एक सेक्शन 80 की बात होती थी पहले, जिसके तहत कहीं ना कहीं माफ़ी का भी कोई प्रावधान था, उस पर भी मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें, और क्या भारतीय न्याय संहिता में भी ऐसा कोई इंतजाम है? जी बिल्कुल, जनरल एक्सेप्शन जो है, देखिए जो भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी देशों में जहाँ भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन अ रिफॉर्मेटिव थ्योरी, कि ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति क्रिमिनल पैदा होता है, कुछ लोग क्राइम कर देते हैं, कुछ लोग का गलती से क्राइम हो जाता है, जो हम अभी चर्चा में भी कर रहे हैं कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। उस केस में क्या होता है कि जो पुरानी भारतीय दंड संहिता थी, उसमें पूरा एक चैप्टर था कि आपके पास डिफेंसेस क्या हैं, आपके पास जनरल एक्सेप्शंस क्या हैं, कि अगर आपसे कुछ क्राइम हो गया है, जो क्रिमिनल लॉ का जो मेन इंटीग्रेंट होता है वो मेंस रिया, मतलब आपकी मंशा थी ये क्राइम करने की। अगर आपकी मंशा नहीं थी तभी भी क्राइम हो गया, तो जो ये जनरल एक्सेप्शंस होते हैं ये आपको सेफगार्ड करते हैं। सिमिलर तरीके के प्रावधान आपके भारतीय न्याय संहिता में भी मौजूद हैं, जिनका बेनिफिट ऐसे ही कारणों में जहाँ पे कुछ नेग्लिजेंस से आपसे कोई क्राइम हो गया है, आप हमेशा अवेल कर सकते हैं। जी पारुल जी कुछ कहना चाहेंगी इसके ऊपर? जनरल एक्सेप्शंस के केस में ये विक्टिम दैट इज अक्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि वो जनरल एक्सेप्शंस के अंदर आता है, कि उसको अगर उस प्रोविजन का लाभ उठाना है जनरल एक्सेप्शंस का, कि हाँ जैसे कि रैश एंड नेग्लिजेंट हुआ है, उसने जानबूझ के नहीं किया है, तो वो नेग्लिजेंस उसको खुद को प्रूव करनी पड़ेगी। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रूव करना कहीं ना कहीं जनरल एक्सेप्शंस को। एक जुर्माने के ऊपर भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है, मैं पारुल जी से चाहूँगा आप भी इस पर रोशनी डालें। जुर्माना कितना होगा, ये कानून के अंदर बता दिया गया है या ये अधिकार, ये पावर दे दी गई है मजिस्ट्रेट के ऊपर? देखिए पहले जो BNS 1 जो एक ड्राफ्ट आया था, उसमें ये बताया जा रहा था कि जो सज़ा होगी उसके साथ साथ जो पेनल्टी है वो 7 लाख रुपए होगी। लेकिन इतना जो एजिटेशन हुआ, जो ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक हुई, शायद इसके बाद या जो भी उन्होंने सोचा हो, उसके बाद इसको कम कर दिया गया। कम इन द सेंस अब भारतीय न्याय संहिता के 106 सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि पनिशमेंट के साथ साथ पेनल्टी होगी, लेकिन पेनल्टी का अमाउंट नहीं मेंशन किया है। अब ये डिस्क्रिशन होगा जज का कि वो कितना पेनल्टी लगाना चाहती है उस अक्यूज्ड पे, और वो जुर्म की नौइयत के ऊपर देखा जाए। हाँ, कि नेचर ऑफ क्राइम क्या है, नेचर ऑफ क्राइम क्या है, एग्जैक्टली विक्टिम को कितनी चोट लगी है और कितना हीनियस क्राइम है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे अब एक ब्रेक के लिए इजाज़त लेना चाहूँगा, क्योंकि वक्त है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद स्टूडेंट्स के सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आइन, और आज हम बात कर रहे हैं रोड सेफ्टी की, हिट एंड रन की। हमारे मुल्क में रोड ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक क्या कवानीन है, भारतीय न्याय संहिता के अंदर उसका क्या इंतज़ाम किया गया है, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू जारी है। और अब हमारे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके सवाल होंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। जी, किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं?
मेरा नाम गुंजन अग्रवाल है और मैं एमिटी लॉ स्कूल की छात्र हूँ बीबीए एलएलबी ऑनर्स से। मेरा सवाल ये है कि इस जो बीएनएस और आईपीसी में जो चेंज हुआ है, इस हिट एंड रन मेथड में क्या लूप होल्स हैं? क्या कोई लूप होल सॉल्व हुए हैं बीएनएस में आते हुए? क्या कोई चेंजेस हुए हैं सोसाइटी के बदलाव में? जी, दोनों ही एक्सपर्ट के लिए सवाल है कि क्या कुछ चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और कहीं कुछ कमी ऐसी नज़र आ रही हो आपको जो लगता हो कि अभी भी इसके अंदर कुछ कमी है, तो उसके ऊपर ही जानना चाहते हैं। जैसा आपने सबसे स्टार्टिंग में आंकड़े बताए थे कि जो हिट एंड रन के मामले हैं उनका जो नंबर है वो बहुत बढ़ गया था 2022 में, बट अभी हाफ द वे 24 में 23 में बहुत बढ़ चुका था, बट 24 में ये काफ़ी कम हुआ है। आप बोल सकते हैं चाहे वो थोड़ा बीएनएस का डर है या लोगों में जागरूकता ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं करनी है, अदरवाइज पनिशमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं एक सुधारात्मक तो है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि न्याय करना ही सरकार का एम है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और लूप होल की अगर हम बात करें तो अगेन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो रात में देर रात तक चलते हैं, काम करते हैं, उनसे अगर कभी नेग्लिजेंटली कोई एक्ट हो जाता है, देन इन दैट केस उनको प्रूव करना कि हाँ ये मेरे से एक क्राइम हुआ है बट नेग्लिजेंटली हुआ है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और उस केस में पनिशमेंट इतनी ज़्यादा रखना जस्टिफाइबल नहीं है। जी, राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे? जी, जो आपका सवाल है कि क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या बेटरमेंट हुआ है सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी के लिए जो सबसे बेटर चीज़ हुई है वो ये हुई है कि आज की डेट में रोड सेफ्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जहाँ पे एक ये भी चर्चा पैरेलली चल रही है कि गाड़ियों में कितने एयरबैग्स होने चाहिए। अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून थे उनकी डेथ हो गई। और ये नेग्लिजेंस रोड रैश, रिसेंटली अभी एक पुणे में जो पॉर्श वाला एक केस बहुत हाईलाइट हुआ था मीडिया में भी, तो ये सारे केसेस ऐसे हैं। अगर आप ध्यान देंगे वो 21 जून का केस था, उस समय वो केस गवर्न होता है आईपीसी की धारा 304B से, जो एक बेलेबल ऑफेंस है, जैसा पहले भी चर्चा में बताया। उस मुकदमे में, उस केस में सिंपल आप थाने में जाके आप बेल ले सकते थे, जिसका बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, लेकिन जो आपका अक्यूज था उसमें वो माइनर था, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू वो बाहर आ गया। लेकिन आज की डेट में अगर सेम क्राइम अगर आप कमिट करते हैं तो बीएनएस के प्रावधान में आपको बेल नहीं हो सकती। रीज़न बीइंग आप इंटॉक्सिकेटेड थे। उस पर्टिकुलर केस का रेफरेंस देते हुए अगर हम बात करें तो आप इंटॉक्सिकेटेड थे। दूसरी चीज़ कि आपने किसी को मारा और आप वहाँ से भाग गए, आपने किसी को इत्तला नहीं करा। इस चीज़ को लेके जो आम जनता है, जो भी लॉ बनाया जाता है वो आम जनता को मद्देनज़र रख के बनाया जाता है। जो लोग ऑलरेडी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनका ध्यान रखना भी कई हद तक ठीक है, लेकिन उन लोगों का क्या जो सड़कों पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हमारे देश में आज भी फुटपाथ पे सो रहे हैं। सो जो सारा प्रावधान है बीएनएस में जो आया है सेक्शन 106 में, उस सबको मद्देनज़र रखते हुए आया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सज़ा 10 साल करी गई है काफ़ी उचित है। और क्योंकि अगर कोई नेग्लिजेंट एक्चुअली है तो 2 साल की सज़ा पहले भी थी, उसको सिर्फ 5 साल करा गया, बट बेलेबल रखा गया। सो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं करी गई कि आम जनता के लिए जो ये हाहाकार ट्रक ड्राइवर्स ने मचा रखा था कि ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए। सो मैं समझता हूँ कि जनता और ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे हम लोग इस सेक्शन के आने से। यानी सज़ाओं का सख्त होना बहुत ज़रूरी है जब बात हो किसी की जान बचाने की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुदर्शन सिंह चौहान है, मैं एमिटी लॉ स्कूल का छात्र हूँ। मेरा पैनलिस्ट से ये क्वेश्चन है कि क्या एक आई विटनेस का हिट एंड रन में कोई प्रावधान है जो उनकी सुरक्षा को बचाने के लिए या उनके स्टेटमेंट को बचाने के लिए कोई बीएनएस में नया कोई सेक्शन डाला है या आर्टिकल डाला है? आई विटनेस की सुरक्षा, जी आई विटनेस की सुरक्षा बीएनएस में कोई अलग से सेक्शन नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बहुत ये पिछले लास्ट डिकेड से ये हम चर्चा में है ये विषय, और इस पर काफ़ी ज़्यादा काम करा गया है। दिल्ली राज्य में हम बैठे यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसको कहते हैं विटनेस वल्नरेबल विटनेस प्रोटेक्शन प्लान है। ये हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने लॉन्च करा था 2018 में, जिसके तहत कुछ ऐसे आई विटनेसेस होते हैं जिनको लग रहा है कि जैसे कि किसी बड़े आदमी ने, किसी महत्वपूर्ण आदमी ने कोई हिट एंड रन करा है और अगर वो गवाही देंगे, सो उनको ये डर है कि हम अगर गवाही देंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे तो हमारा भी अहित हो सकता है। ऐसे विटनेसेस की प्रोटेक्शन के लिए प्रावधान बीएनएस में नहीं है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जितने कोर्ट्स की कमिटीज़ बनी हुई हैं सब में वो प्रावधान मौजूद हैं, और दिल्ली के अंदर तो ये काफ़ी अच्छे स्तर पर मौजूद हैं जो आज की डेट में एप्लीकेबल भी हैं। लेकिन राहुल जी, यहाँ अगर हम अपने एविडेंस एक्ट की बात करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं, जहाँ पर आप ऑनलाइन भी गवाही दे सकते हैं,
तो ये कितना अहम होगा किसी के प्रोटेक्शन के लिए, पारुल जी से मैं जानना चाहूँगा कि जो इंसान अगर कोई आई विटनेस है, कहीं इधर से उधर नहीं जा सकता, किसी दूसरे शहर में रह रहा है या उसे कि अपनी जान का खतरा है, तो ये ऑनलाइन गवाही का जो एक प्रावधान है, इसके अंदर एक इंतजाम बंदोबस्त किया गया है, ये कितना अहम मानती हैं सुरक्षा के लिए? ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जो हमारे विटनेसेस हैं इनको प्रोटेक्शन भी मिलती है, पहली चीज़। और दूसरा, जो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन, इनफैक्ट हम एडवोकेट्स भी आज की डेट में ऑनलाइन अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के सामने। तो क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो विक्टिम्स भी ऑनलाइन ही अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा चेंज किया गया है हमारे साक्ष्य अधिनियम में भी। यानी हम जब बीएनएस की बात करते हैं तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को मिलाकर के जब हम देखते हैं तो हर किसी की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है और हर किसी को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम साक्षी यादव है, मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल यह है कि जब एक्सीडेंट होता है उसके बाद ड्राइवर भाग क्यों जाता है, वो विक्टिम की हेल्प क्यों नहीं करता? इसके पीछे साइकोलॉजिकल या सोशल क्या फैक्टर है? जी, दोनों के ही लिए है, दोनों ही है, आप बोल सकते हो। साइकोलॉजिकल भी है और मतलब सोशल फैक्टर भी है। जैसा कि साइकोलॉजिकल है कि अब गलती तो हो गई है, अब उसमें बचना भी ज़रूरी है, खुद को भी बचाना ज़रूरी है। और अगेन, जैसे कि अगर आपने ड्रिंक किया हुआ है और आप ड्राइव कर रहे हो तो खुद को बचाने की कोशिश में आप भाग जाते हो, और सोसाइटल प्रेशर होता है कि मॉब लिंचिंग ना हो जाए। तो ये दोनों तरीके से है प्रेशर, बट इसी के लिए बोला गया है कि आप भागे ना, पहले पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करें, तो कहीं ना कहीं सज़ा का प्रावधान कम हो जाएगा। यही जो साइकोलॉजिकल और सोसाइटी का एक प्रेशर था, उसी को रिलीज़ करने की कोशिश की गई है कि आपको एक मॉब लिंचिंग का कानून भी पता होना चाहिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए भी सख्त सज़ा है, और आप अगर उसके बारे में, अपने एक्सीडेंट के बारे में बता देते हैं तो आपके लिए भी सज़ा कम है। तो देखा जाए तो दोनों के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है, विक्टिम के लिए भी और अगर किसी से हादसा हो रहा है उसके लिए भी। अगला सवाल। सर नमस्कार, मेरा नाम आदित्य शर्मा है। सर मेरा सवाल ये है कि इसमें हम लोगों ने बात करी कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, अगर वो इंसान है तो ठीक है, क्या इसमें जानवर को भी शामिल करा गया है? और अगर करा गया है तो सर हम कई केस ऐसे देखते हैं कि कई जानवरों का खो जाता है लेकिन उसके बाद भी एक्शन नहीं होता, खासकर उन लोगों में जो लोग एक्सीडेंट करके भागे हैं। तो सर इसका प्रावधान क्या है? सबसे पहले तो शामिल करा गया है कि नहीं करा गया, और करा गया है तो सर सख्ती कितनी है इस नियम पर? जी, एक अहम सवाल निकल करके आता है, पारुल जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। इसमें जो जब हम 106 की हम बात करते हैं, सबसे पहला वर्ड है हूसोएवर, हिट एंड रन में हूसोएवर। तो हूसोएवर में सिर्फ मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर को इंक्लूड किया गया है, इसमें एनिमल्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। और आप जिस पर्सन की अगर हम डेथ बात कर रहे हैं तो उसमें भी सिर्फ पर्सन है, इसमें ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है, ना ही एनिमल को इंक्लूड किया गया है। और अगर एनिमल सेफ्टी की बात करेंगे तो उसमें फिर एनिमल लॉज ही गवर्न किए जाएंगे कि उनकी सेफ्टी के लिए एनिमल लॉज क्या कहता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारी जो है उसको हमें देखना होगा। जी, राहुल जी कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर, या वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर, जैसे मैडम ने कहा कि एनिमल से रिलेटेड जो लॉज हैं वो हमारे देश में देखा जाए तो काफ़ी हद तक काफ़ी हैं, उनको सिर्फ जानना और समझना हम सबके लिए ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आज की डेट में इतने ज़्यादा हिट एंड रन केस हो रहे हैं, और ऐसे कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे ड्राइवर एनकरेज हो कि वो जो हिट एंड रन स्पॉट है वो छोड़ के ना जाए और वो विक्टिम्स की मदद करें? क्या कहना चाहेंगी पारुल जी? सबसे पहले इनका क्वेश्चन है कि कारण क्या है। कई कारण हैं, ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग, सीट बेल्ट ना पहनना, हेलमेट ना लगाना, और मतलब पुअर कंडीशन ऑफ व्हीकल, ये सारे कॉजेज़ हैं आपके हिट एंड रन के या एक्सीडेंट्स के। मेजर कॉजेज़ है आपके एक्सीडेंट होने के। और अगर आप बात करें हिट की, तो इसमें सबसे पहले हिट फ्रॉम बैक, हिट एंड रन और एक हेड ऑन कोलिजन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसी कारण सबसे ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं। बोल सकते हैं आप कि रोड्स का कंडीशन भी कई जगह ख़राब है, इसलिए भी हिट एंड ये एक्सीडेंट्स होते हैं। बट अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक अच्छा हो चुका है, तो अब इतना केसेस नहीं होने चाहिए। तो जनरली रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग होती है, जैसा कि सर ने कहा पोर्श वाला जो मैटर था, पोर्श वाला, तो आप ड्रिंक करके और माइनर होके आप ड्राइव कर रहे हो जिस स्पीड पे, और वो भी ऐसा नहीं कि सुनसान रोड थी, वो पूरी भरी हुई रोड थी और आप ड्राइव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका नेग्लिजेंट एक्ट है। 2nd ईयर लॉ की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे माइनर का हमने पॉर्श वाला बात किया, तो माइनर को अब बीएनएस के तहत क्या क्या सज़ाएं हो सकती हैं?
बड़ा अहम सवाल है कि जहां हम माइनर की बात करते हैं और पिछले जो हम कवानीन देखते थे उसके अंदर माइनर के बचने के काफ़ी हद तक रास्ते थे, भारतीय न्याय संहिता इस पर क्या कहते हैं? जी राहुल जी। सी माइनर से रिलेटेड जो भी ऑफेंस है वो मेजरली गवर्न होते हैं आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से, जिसमें जो कि आपका 16 साल की उम्र, अभी क्या करा गया है कि 16 साल और 18 साल के बीच का जो पीरियड है, जहाँ पे ये चीज़ को कोर्ट ने और हमारे पार्लियामेंट ने भी मद्देनज़र रखा है कि जब आपकी समझ जो है वो मेजर की होती है बट आपकी जो उम्र है वो अभी भी नाबालिग है। 16 से 18 वाला जो है उसमें प्रावधान आपके डिफरेंट है, लेकिन जो 16 से नीचे अगर आपकी उम्र है या 16 साल तक की भी उम्र है तो भी अभी भी आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से ही गवर्न होंगे, भारतीय न्याय संहिता आपके ऊपर लागू नहीं होगा। अब जो 16 से 18 साल वर्षीय हैं उस केस में क्या हिट एंड रन पे लागू होगा कि नहीं होगा, ये अभी तक इस पर क्लैरिटी नहीं है। देखते हैं हमारे कोर्ट्स इस पर क्या व्यू लेते हैं। रीज़न बीइंग जो आपके हीनियस ऑफेंसेज हैं, हीनियस ऑफेंस यानी कि आपके जो रेप, मर्डर, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस होते हैं, उस केस में वो 16 से 18 वाला एक्सेप्शन अप्लाई करता है। बट क्योंकि 106 सब क्लॉज 2 जो आपका भारतीय न्याय संहिता का है उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है दैट इज़ 10 ईयर्स, सो उसमें ये अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, वी हैव टू, हमें इंतज़ार करके देखना पड़ेगा कि कोर्ट्स इस पर क्या राय बनाते हैं। जी पारुल जी, क्या वाकई ये जेजे एक्ट से मुताल्लिक हमें देखना होगा हमारी अदालतें क्या इस पर फैसला करती हैं? बिल्कुल, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये देखना ज़रूरी है कि अगर वो बच्चा 16 से ऊपर है और 18 से कम है तो उसको नॉलेज और इंटेंशन कितना था, उसका एक्ट कमिट करने का उसको नॉलेज और इंटेंशन कितना था। और साथ साथ एक और चीज़ है कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो इन दैट केस पेरेंट्स को भी लायबल माना जाएगा। इस केस में अगर आपसे हिट एंड रन होता है या कोई भी एक्सीडेंट भी होता है, माइनर एक्सीडेंट भी होता है, इन दैट केस देन पेरेंट्स को भी उसमें लायबल किया जाएगा। किस तरह से लायबल होंगे? क्या उनको उनके लिए सज़ा का इंतज़ाम है? क्या कुछ उनकी जिम्मेदारियां बताई गई हैं? उसमें यही है कि पनिशमेंट जो है वो डिपेंड करेगी कितना, क्या किस तरीके का एक्सीडेंट है, कितना फैटल एक्सीडेंट है। अगर फैटल एक्सीडेंट है उस केस में फिर पेरेंट्स की, जैसे पॉर्श वाले मैटर में ही पेरेंट्स को भी अंदर लिया गया है, उनको भी बेल अभी तक मिली नहीं है, तो उनको भी सज़ा का प्रावधान है कि आपकी नॉलेज थी कि आपका बच्चा गाड़ी चला रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो उनको भी सज़ा मिलेगी। उनको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन जब हमारे देश में इस तरह के कानून आते हैं तो हमने देखा कि कुछ लोगों ने एजिटेशन भी किया, कुछ लोगों ने मुजाहरे किए, हर किसी की अपनी डिमांड थी, कुछ क्या नाम है, हर किसी को कुछ ना कुछ गलत फहमी भी थी, मैं कहूँगा। लेकिन आप दोनों से मेरा एक सवाल यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर हम दूसरे देशों को देखते हैं वहाँ के कानून कितने सख्त हैं, अगर अब भी हम BNS के मुकाबले में भी बात करते हैं तो कितना भारत के समाज के मुताबिक इन कवानीन को हमने ढालने की कोशिश की है और कितने सख्त बाहर के कवानीन आपने देखे? जो हमारा इंडियन पीनल कोड था वो भी कॉलोनियल इरा का था, ब्रिटिश इरा का लॉ था, वही हमारा इसके बाद भी आप देखिएगा बांग्लादेश हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब ने भी हिट एंड रन के मामले में 2 साल जो हमारे यहाँ सज़ा थी उसको बढ़ा के उन्होंने 5 साल कर दिया, क्योंकि उनका भी क्रिमिनल लॉ हमारे से काफ़ी कुछ सिमिलर है, तो उन्होंने भी उसको बढ़ा दिया है, तो ऑब्वियसली हमें भी बढ़ाना पड़ेगा इसको। जी राहुल जी, अदर कंट्रीज से अगर हम कंपैरिजन करें, अदर कंट्री से कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से हमारा भारतीय न्याय संहिता आया है और इसमें जो प्रावधान दिया गया है, जो सज़ा को बाइफरकेट करा गया है कि अगर आप वहाँ से भागे नहीं हैं तो आपकी 5 साल तक की सज़ा है, अगर आप भाग गए हैं तो वो 10 साल की हो जाती है। ये एक ऐसा डिस्टिंक्शन है जो आमूमन तौर पे बहुत सारे देशों में नहीं है, जैसा पारुल जी ने कहा सिंगापुर वगैरह में ये जो डिस्टिंक्शन है वो प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि हमारे देश की स्पेशल कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ये एक्ट लाया गया, ये सेक्शंस लाए गए हैं, तो ये जो बाइफरकेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में मिलती है, जो और देशों में नहीं मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रोड का बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा अभी जो ये अमेंडमेंट आया है जिसमें सज़ा बढ़ा दी गई है, सो ये एकदम अप्रोप्रिएट है लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस कि कैसी आपकी गाड़ियों की स्पीड है, कैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने लोग सड़क पे चल रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए। लेकिन जहाँ आपने बात कही कि वो भागा है या नहीं भागा है, क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित है, तय की गई है कि अगर कोई वहाँ से भाग भी जाता है एक्सीडेंट करने के बाद, क्या कोई ऐसा वक्त है कि जितने समय के अंदर वो आकर के खुद सरेंडर कर सके और आकर के कह सके कि हाँ उस वक्त मेरे साथ इस तरह के हालात थे, मुझे डर था और मैं उस वक्त भाग गया था, लेकिन अब मैं आकर के कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई? देखिए, लॉ के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ है या बहुत ख़राब भी कि लॉ कैन नेवर बी परफेक्ट, कि अगर आप सोचोगे कि उसमें एज सून एज लिखा है तो आप बता दो कि 10 मिनट या फिर 10 घंटा,
वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। एज सून एज का जो डिस्क्रिशन है वो हमेशा कोर्ट पे लाई करेगा, हमेशा जो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा उस पुलिस ऑफिसर पे लाई करेगा। हो सकता है मैं हाईवे पे हूँ जहाँ पे अगले 50 किलोमीटर तक कोई थाना नहीं है, हो सकता है उस हाईवे पे नेटवर्क भी नहीं है, सो मेरा वो एज सून एज जो है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद आएगा। हो सकता है जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ सामने ही थाना था, तभी भी मैंने नहीं बताया, तो जो मेरा एज सून एज है वो देखा जाएगा कि ये तो 10 मिनट में आप बता सकते थे, देन वो एज सून एज का पार्ट 10 मिनट्स हो जाएगा। एज सून एज को कहीं परिभाषित नहीं किया नहीं गया है, किया जा वो सकता। डिपेंड करता है कोर्ट पे, जनरली कोर्ट पे डिपेंड करता है, और जो जैसे शिक्षक कहा पुलिस ऑफिसर पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और जिस तरह से हमने देखा है कि लोगों का बिहेवियर है कि हमारे देश में लोग एकदम अचानक क्रॉस करते हैं रोड को, क्या वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में अगर एक्सीडेंट होता है तब भी उसकी कोई गलती नहीं है, जो कार चला रहा है, जो भी वाहन वो चला रहा है, और रोड क्रॉस करने वाले की गलती है? ऐसी सिचुएशन में भी क्या वो सज़ा का हकदार बनेगा जो गाड़ी चला रहा है? आप भी चलाते हैं, हम लोग भी चलाते हैं, तो ये हम सब लोगों से जुड़ा हुआ एक सवाल है। नहीं, इस अगेन इस केस में ये डिपेंड करेगा कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि वो जो अक्यूज्ड है वो अपनी स्टोरी तो बताएगा, या अपनी पार्ट ऑफ स्टोरी तो बताएगा कि ये अचानक से आया और पता नहीं चला, तो पुलिस कहीं ना कहीं एविडेंसेस जुगाड़ने की कोशिश करेगी, सीसीटीवी कैमरा सर्च करेगी कि अगर आसपास अवेलेबल है या लोग कितने विटनेसेस अवेलेबल हैं कि क्या वो सच में जो विक्टिम है वो अचानक से रोड क्रॉस किया कि वो दिखाई नहीं दिया। तो अगेन ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करते हैं। एक अहम सवाल यहाँ ये भी आता है निकल करके कि जो रोड पर चल रहा है उसको आपने फ्रंट से हिट किया है या बैक से हिट किया है। मैं चाहूँगा इस पर कानूनी तौर पर, आप दोनों वकील हैं पेशे से, आप कानूनी रोशनी इस पर डालें और हमारे व्यूवर्स को जान सकें, समझ सकें। देखिए, पिछले सवाल पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जितने आपके पुलिस के वो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो नियम होते हैं और जो आपके नेशनल हाईवे की भी गाइडलाइंस निकलती हैं, सो पेडिस्ट्रियंस जो पैदल चलने वाले होते हैं, पथिक होते हैं, उनके लिए एक अलग गाइडलाइंस आती हैं। सो अगर ऐसा केस होता है, सपोज जनरली क्या होता है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं और ऐसे में कोई पेडिस्ट्रियन को, अगर आप दिन के समय में ट्रैवल करेंगे, सपोज दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं दिन के समय पे, तो जनरली जहाँ पे गाँव कस्बे वगैरह आते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बाइक लेके क्रॉस करते रहते हैं या फिर पैदल ही क्रॉस करते रहते हैं। उस चीज़ को लेके एक गाइडलाइंस बनी हुई है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ केस हो जाता है आपके साथ, तो आपको एज अ अक्यूज पर्सन जिसने हिट एंड रन कर दिया है, जिसने वो नेग्लिजेंट एक्ट कर दिया है, उन गाइडलाइंस का आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और कोर्ट भी इस चीज़ को कंसिडर करेगा कि आपकी सज़ा उसी के मुतालिक तय करी जाए, उसी के मुतालिक तय की जाए जी। और जो गाइडलाइंस की आपने बात की, रूल्स की बात की, ये अभी तक हमने कानून के जो पहलू थे उनको अदालत की नज़र से, पुलिस की नज़र से समझने की कोशिश की है, लेकिन नए कवानीन को जो भारतीय संहिता के अंदर जो हमारी नई दफ़ात सामने आई हैं, इनको जानना और समझना हम में से हर एक के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर मैं चाहूँगा आप दोनों रोशनी डालें। सबसे पहले पारुल जी से चाहता हूँ। देखिए, जो ये आज का हमारा एपिसोड भी है, ये इसीलिए है कि हम लोगों को अवेयर करा सकें कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या जो साक्ष्य अधिनियम है, इन सब का मेन एम क्या है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि सुधारात्मक है, तो सुधार होना चाहिए। हमें हमारे जो हमारे एक्ट हैं उससे क्या क्राइम कमिट हो सकता है उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होनी चाहिए कि अगर हमसे एक्ट हुआ है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमें विक्टिम को हमें तुरंत मेडिकल एड प्रोवाइड करानी चाहिए और हमें पुलिस को या मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक न्याय की तरफ ले जाने के लिए ही ये नए कानून बनाए गए और हम सब लोगों को अपना बिहेवियर भी चेंज करना होगा। बिल्कुल जी जी, राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ पारुल जी की बात से। देखिए, एक लैटिन मैक्सिम है जो मेरे ख्याल से लॉ स्टूडेंट्स बैठे हैं वो भी एग्री करेंगे कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो लॉ। सो ये आपका हर एक नागरिक का ये दायित्व बनता है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आपको हिंदुस्तान के लॉ के बारे में पता होना चाहिए। ये सारे जो एक्ट्स आए हैं गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से और इवन हमारे कोर्ट्स की जो बार एसोसिएशन है वो भी कर रही है कि जागरूकता फैलाने के लिए कई सारे सेमिनार्स कंडक्ट करे जा रहे हैं। जैसे आज हम लोग भी इस चर्चा में बैठे हैं, वो भी इसलिए बैठे हैं कि हम आम जनता को जागरूक करा पाएँ। स्पेशली आज की डेट में जहाँ पे हर दूसरे भारतीय के घर में एक 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन है, हर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी से सैर सपाटे पे निकलना चाहता है, उसके लिए ये जानना कि अगर आपसे रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हो जाता है, अगर कोई हाईवे पे दुर्घटना या हादसा हो जाता है, तो उस समय आपको क्या करना है। साथ ही साथ जिसके साथ हो रहा है, जिस एरिया में हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि अगर किसी के एरिया में ऐसा कुछ हुआ, सो जो विक्टिम है उसकी फैमिली भले ही कुछ ना गए, लेकिन जो बाकी के लोग हैं वो, जैसा मॉब लिंचिंग पे भी उन्होंने चर्चा करी, वो उस सब धारणाओं के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसा कोई आप एक्ट करेंगे तो वो भी भारतीय न्याय संहिता में इक्वली पनिशेबल है, जिसके तहत आपके अगेंस्ट भी
कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट कोर्ट्स भी आजकल लीगल एड सोसाइटी जो है, लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगा रही है छोटी छोटी जगह में, ताकि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि इस तरीके का नया कानून आया है और लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइक से निकल के पास तक ही जाना था तो बाइक से निकल के बिना हेलमेट के चले गए, तो ये भी एक क्राइम है। आपको भले ही वहाँ पुलिस ऑफिसर नहीं खड़ा है, बट ये एक क्राइम है। आप कभी भी उस मतलब आपके साथ एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कोर्ट भी कोशिश कर रही है कि लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाए इस तरीके के। जी, क्या इस तरह के मामलात में जहां किसी से कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देना, क्या इस तरह का कोई प्रावधान भी होता है सज़ा के तौर पर? जी बिल्कुल, अगर कुछ इस तरीके का होता है तो जैसे ओवर स्पीडिंग हमारा है, वहाँ पे भी आपको चालान मिलता है। एक जो आपके चालान की जो प्रक्रिया है वो ये है कि अगर आपका 3 बार चालान कट जाता है एक ही सिमिलर क्राइम करते हुए, तो आपका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। 3 साल से लेकर 5 साल की अवधि के लिए सस्पेंड करा जा सकता है। तो ऐसे केस में जब आपने इस तरीके का कोई जैसे कहेंगे कि हिट एंड रन या रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट करा है, तो उस केस में भी पुलिस को ये पावर दी गई है कि इनका जो है वो लाइसेंस सस्पेंड करा जाए, लुकिंग एट कि किस तरीके का इन्होंने क्राइम कमिट करा है। ना हिट एंड रन किया, ना नेग्लिजेंस, ना हम तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन रेड लाइट ख़राब है जिसकी वजह से गाड़ियाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं और हर कोई एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कानून यहाँ पर किसको जिम्मेदार मानेगा किसी भी एक्सीडेंट के लिए? आप दोनों से ही मेरा सवाल। देखिए, कानून किसको जिम्मेदार मानेगा ये एक थोड़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन पुलिस किसको जिम्मेदार मानेगी वो अहम चर्चा का विषय होना चाहिए। क्योंकि पुलिस वहाँ पे जितने लोग हैं जनरली सभी को मानेगी कि अगर लाइट ख़राब भी थी तो तुमको तो देख के चलाना चाहिए था। जब हम कानून की बात पे आते हैं तो जो भी अक्यूज़ होता है जिसने ये एक्ट करा होता है, तो वो अक्यूज़ की एक प्रणाली है जिसमें जैसे आपका BNSS है, उसमें क्या होता है कि आपकी एक बारी आती है, पहले प्रोसिक्यूशन अपना पूरा केस देता है, सारे गवाही देता है, उसके बाद अक्यूज़ की चांस आती है जिसमें वो अपनी गवाही प्रस्तुत करेगा। वो जो स्टेज आती है एट द लेटर स्टेज ऑफ द ट्रायल, तब आप बताएंगे जी CCTV वहाँ पे रेड लाइट ख़राब थी, कोई ट्रैफिक वाला था नहीं जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ, अदरवाइज मेरी कोई मंशा नहीं थी ऐसा एक्सीडेंट करने की। तब कानून जो है आपकी सहायता ज़रूर करेगा। यानी वो भी आपको ही प्रूव करना होगा कि वहाँ लाइट खराब थी या नहीं थी। बिल्कुल। और अगरचे हम इंजरीज़ की बात करते हैं, क्या पारुल जी इंजरीज़ की बुनियाद पर किसको कितनी चोट लगी उसकी बुनियाद पर जुर्माना आयद किया जाएगा, या एक ही जुर्माना है चाहे किसी को छोटी मोटी चोट लगी हो, या कोई देखा जाए तो किसी को ऐसी कोई चोट लग गई हो जिसकी वजह से उसका पूरी ज़िंदगी पर उसका असर पड़े? नहीं, जैसे 1062 में आपका पनिशमेंट 10 इयर्स है और पेनल्टी को ब्लैंक रखा गया है, दैट इज ये डिस्क्रिशन है आपका जज का। तो यहाँ पे उनको चोट कितनी लगी है विक्टिम को उस पर डिपेंड करेगा कि पैर टूटा है कि फैटल एक्सीडेंट या डेथ हो गई है, कितना है वो उस पर डिपेंड करेगा कि कितना पनिशमेंट लगाया जाएगा उसके ऊपर। और अगेन 10 साल तक की है, अप टू 10 इयर्स है, तो 10 साल से कम भी हो सकती है उसमें सज़ा। दोनों लोग गरीब हैं, जिसके साथ ये हादसा हुआ वो भी, और जिसकी गाड़ी से या जिसके कार चलाने से या अगर वो ट्रक ड्राइवर है उससे हो गया, दोनों लोग गरीब हैं। ऐसे में जो आपने मुआवजे की बात कही, जुर्माने की बात कही, किस तरह से वो जुर्माना उसको दिया जाएगा, उसको कंपनसेट कैसे करेंगे हम जिसके साथ एक हादसा हो गया? देखिए, इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम जितने भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो अवेयर होंगे कि एक इंश्योरेंस होता है जो आपका मैंडेटरी और कंपलसरी होता है। इंश्योरेंस में एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है जो आपको कराना ही कराना है। फर्स्ट पार्टी आप अपने लिए कराते हैं कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी गाड़ी इंश्योरेंस कंपनी संभलवा के दे देगी, लेकिन जो थर्ड पार्टी होता है वो सरकार ने मैंडेटरी करा हुआ है। उसका काम ही ये है कि अगर आपने अपनी गाड़ी से किसी को ऐसे एक्सीडेंट कर दिया, आप भी गरीब है, जिसका वो भी गरीब है, आपके पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज का रोल आता है, जो जैसा पहले भी हमने चर्चा करी, जो MACT ट्राइब्यूनल बनी हुई है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल, उसके थ्रू आपको वो मुआवजा दिलाया जाता है। सिमिलरली कोर्ट्स में भी लीगल एड कमिटीज़ बनी हुई हैं, जिसमें अगर दोनों पार्टी ऐसे हैं कि जो हर्जाना नहीं दे सकते, वो कुछ लोग हैं जो कहेंगे हम सज़ा और काट लेंगे बट हम हर्जाना नहीं दे सकते, तो उस केस में जिसके साथ ये हुआ है जो विक्टिम है उसका क्या, सो उसके लिए लीगल एड कमेटी है जो उसको मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड करेगी। वो मॉनिटरी हेल्प भी प्रोवाइड करती है, उसको मेडिकल एड भी प्रोवाइड कराती है जो लीगल एड सोसाइटी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो गरीब है तो उसका मेडिकल सारा कुछ सरकार ही कराएगी थ्रू लीगल एड सोसाइटी। क्या हमारा ये कानून बताता है कितने समय के अंदर ऐसे मामलात का निपटारा करना होगा? कोई टाइमलाइन दी गई है राहुल जी? टाइमलाइन 3 साल विद इन 3 इयर्स आपको क्राइम सारे ये इस तरह के इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल जो है वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के दैट इज चार्जशीट सबमिट करने के 3 साल के अंदर आपको निपटारा करना पड़ेगा। और यही मेन एम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, CRPC जो पहले था हमारा,
कि आपको 3 साल के अंदर टाइमलाइन है कि आपको इसको निपटाना होगा। यानी समय रहते इंसाफ मुहैया करा दिया जाए, जो उसकी पहले कोशिश की मिसिंग गई। था। जो पहले कहीं मिसिंग था, बिल्कुल आपने सही किया। यहाँ एक चीज़ बहुत अहम है, हमारी हुकूमत ने हमेशा से कोशिश की है कि मीडिएशन के ज़रिए मसले हल हो जाएं। क्या इसमें भी मीडिएशन का रास्ता खुला रहता है कि जहाँ भी दोनों पार्टीज़ अगर जिस समय पर भी आकर के अपना क्या नाम है मसला हल करना चाहती हैं, वो मीडिएशन के ज़रिए हल कर सकती हैं? जी बिल्कुल, मीडिएशन का प्रावधान पहले भी था, अभी भी है, लेकिन मीडिएशन जो क्राइम में 2 तरीके क्राइम होता है। एक होता है क्राइम अगेंस्ट पर्सन, की कोई व्यक्तिगत रूप से क्राइम करा गया हो। एक होता है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी, जो समाज के अगेंस्ट में क्राइम करा गया हो। जो व्यक्तिगत क्राइम होता है वो आप मध्यस्थता केंद्र में जाके आप उसका निपटाना कर सकते हैं। वो जो भी आप मुआवजा देंगे, जैसे भी देंगे, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी होता है, समाज के विरुद्ध जो क्राइम होता है, उसका भारतीय दंड संहिता में भी नहीं था और भारतीय न्याय संहिता में भी उस चीज़ को आप मीडिएशन के थ्रू सेटल नहीं कर सकते। क्या एक्सीडेंट इन दोनों कैटेगरीज में आता है? एक्सीडेंट्स दोनों कैटेगरी में आता है। रीज़न बीइंग, सपोज आपका परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, सो जो विक्टिम है वो आपका जीवित है, लेकिन जो विक्टिम है उसको चाहिए कि अगर मैं एक विक्टिम हूँ तो मुझे केस लड़ने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। केस जो है वो अक्यूज़ के लिए है और जो स्टेट है उसके लिए। मेरे को मतलब है कि मेरा हाथ पैर टूट गया, आप मेरे को मुआवजा मुहैया कराइए, उसके बाद आपका जो कर रहे हैं आप करते रहिए, मेरे को किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। तो ऐसे केस में जो ये मध्यस्थता का एक ऑप्शन दिया जाता है वो बहुत ज़्यादा कारगर होता है ऐसे लोगों को जो हमारे उतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं होते हैं फाइनेंशियली, उनको जो ये कॉम्पनसेशन मुहैया कराने में। क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज़ किसी बड़ी गाड़ी वाले ने एक छोटे आदमी को साइकिल से उड़ा दिया है, किसी चीज़ से कर दिया, सो वो बड़े आदमी के लिए मान लेते हैं कि 1,00,000 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो छोटा गरीब आदमी है उसके लिए अगर 5 लाख रुपए का उसको मुआवजा मिल जाता है, सो वो उससे कई ऐसी चीज़ें कर सकता है जो वो शायद कितने वर्षों से नहीं कर पा रहा हो। ऐसे केस में मध्यस्थता का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या इस तरह के मामलात में जिसमें कहीं कोई रईसज़ादा या कोई सेलिब्रिटी अगर वो चाहते हैं अपना, उनका कंट्रोल नहीं होता ड्राइविंग पर और वो लोगों को चलते हुए चले जाते हैं, तो ऐसे में भी क्या जब वो सेटलमेंट का मामला आता है तो पैसे के ज़रिए उसको मीडिएशन में जा कर के सुलझाया जा सकता है या नहीं? नहीं, इतना जी तो नहीं, क्योंकि ये सॉरी ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। आपने हिट करके रन किया और वो इंसान की डेथ हो गई है, इस केस में मीडिएशन नहीं हो सकता है। मीडिएशन छोटी मोटी चोट या जो एक डिसेबिलिटी अगर कुछ हो गई है उस केस में हो सकती है, लेकिन अगर डेथ हो जाती है किसी की और आप अगर अमीर भी हैं या गरीब है, तभी तो ये न्याय संहिता है, तो अमीर है या गरीब है उसके ऊपर सिमिलर लॉ अप्लाई करेगा। आप हिट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो आपको सज़ा होगी और आपको कॉम्पनसेशन भी देना होगा, पेनल्टी कॉम्पनसेशन भी देना होगा, सज़ा भी मिलेगी। ये सारी वो बातें थीं जिनको जानना और समझना हम सब के लिए निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रोड पर निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे हादसे हमारी आंखों ने देखे हैं कि जहां पर लोगों की जान गई, लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन भारतीय न्याय संहिता के ज़रिए ये कोशिश की गई है कि हम बढ़ते रोड एक्सीडेंट के ऊपर रोक लगा सकें और लोगों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया करा सकें। और मुझे उम्मीद है कि ये नए क़वानीन, नए ज़वाबित कामयाब होंगे और लोगों को उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोनों ख़ास मेहमानों का, तमाम स्टूडेंट का, कि आपने आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और छोड़े जाते हैं आपको कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। अगले मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। नई वॉशिंग मशीन अच्छा